हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। कैसे हैं आप सभी लोग? कनेक्ट हो जाएंगे और एक बार चेक कर लीजिए आपको मेरी ऑडियो सारी चीजें क्लियर हैं। हेलो मनमोहन, गुड इवनिंग। तो इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस हमने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। आज कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशंस, जिसमें कि ग्रुप डिले और फेज डिले के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि अब जो चीजें हैं आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी क्वेश्चंस गेट में आएंगे डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। एक दो क्लासेस आप और कर सकते हैं, जैसे आज की क्लास आपको करनी चाहिए और इसके बाद भी एक क्लास अगर आप चाहें तो और कर सकते हैं। और कल से हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो इसके बाद की क्लासेस में आपको इन्फॉर्म करूंगा कि कौन सी क्लास डबल ई के स्टूडेंट को करना है, कौन सी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे सबसे पहले हमने बात की कि जैसे ग्रुप डिले और फेज डिले आप पहले भी देख चुके हैं जब हमने डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन की बात की थी। तो आज हम उसी को देखते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए। अभी जैसे हमने कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए देख लिया था, हमने डेफिनेशन भी देख ली थी और हमने एक्सप्रेशंस भी देख लिए थे। आज उसी चीज को मैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रुप एंड फेज डिले। ग्रुप डिले और फेज डिले, जब आप किसी एलटीआई सिस्टम के से किसी सिस्टम सिग्नल को पास करते हैं, किसी साइनसॉइडल फंक्शन को, किसी पीरियोडिक फंक्शन को, तो वो कितना डिले एक्सपीरियंस करता है एलटीआई सिस्टम के इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में, उसको आप नाम देते हैं ग्रुप डिले या फेज डिले के फॉर्म में। तो ग्रुप डिले या फेज डिले, इसको आप इजीएस्ट मेथड में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप जिस सिग्नल को पास कर रहे हैं, अगर उसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, कोई एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, तो उस सिग्नल को इनपुट से आउटपुट तक जाने में इतना प्रोड्यूस किया डिले सिस्टम ने, उस डिले को आप नाम देते हैं फेज डिले, अगर आपके पास एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। और अगर मान लीजिए कि आपका जो सिग्नल है वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से मिलकर के बना हुआ है, तो ओवरऑल उन सभी सिग्नल्स का जो इन्वेलप होगा, उस इन्वेलप को इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में जितना डिले होगा, उसको आप नाम देते हैं ग्रुप डिले। तो अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साइनसॉइड है, उसको इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में जो डिले प्रोड्यूस हुआ, दैट इज फेज डिले। और अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से मिलकर के आपका कोई सिग्नल बना हुआ है, इनपुट सिग्नल, तो ओवरऑल उस पूरे सिग्नल को, या आप कहें कि सभी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से मिलकर के जो एनवेलप बना हुआ है, उस एनवेलप को जितना डिले प्रोड्यूस हुआ, उसको आप नाम देते हैं ग्रुप डिले। तो एक बार मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, आपको याद रहे। तो पहले हम फेज डिले की अगर बात करें, फेज डिले, अगर हम बात करें कि हमारा इनपुट सिग्नल कैसा हो, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसमें, तो जैसे अगर हमने बात किया कि द डिले एक्सपीरियंस्ड बाय अ साइनसॉइड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी of single frequency, delay experienced by a sinusoid of single frequency is known as phase delay of the system at that frequency. ग्रुप डिले या फेज डिले सिस्टम का होता है। ठीक है, सिस्टम हमारा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग डिले प्रोड्यूस करेगा। तो अगर एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसको इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में जितना डिले हुआ, वो हम कहेंगे कि उस सिस्टम का फेज डिले है, किस फ्रीक्वेंसी पर, जिस फ्रीक्वेंसी का हमने सिग्नल अप्लाई किया। ठीक है, तो इसको ऐसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इनपुट सिग्नल है, या आप अगर एक एलटीआई सिस्टम ले रहे हैं, इस एलटीआई सिस्टम के लिए अगर हम कहें इंपल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन है, या अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा है। अगर आप यहाँ पर कोई एक सिग्नल अप्लाई करें, लेट्स से हमने एक सीक्वेंस ले लिया एक्स ऑफ एन, दैट इज ए कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो सिग्नल है वो एक सिंगल साइनसॉइडल सिग्नल है। देखिए, सिंगल साइनसॉइडल सिग्नल के लिए आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, तो उसके लिए सिस्टम का ग्रुप डिले कहें या फेज डिले कहें, दोनों चीजें सेम होंगी, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। अगर इसी में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते, तो हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जितना डिले मिलता उसको हम कहते हैं उस फ्रीक्वेंसी पर फेज डिले, और ओवरऑल सिग्नल को जितना डिले मिलता उसको हम कहते हैं ओवरऑल सिग्नल के लिए ग्रुप डिले।
ठीक है, तो अभी हम पहले फेज डिले की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इनपुट में एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, तब इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो आउटपुट हमारे पास यहाँ पर जो वाई एन आ रहा है, तो इस वाई एन में हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट एन हमारा किससे रिप्लेस हो रहा है, एन माइनस जिस वैल्यू से रिप्लेस होगा उस वैल्यू को ही हम इस फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर इस सिग्नल, इस सिस्टम का क्या नाम देंगे, फेज डिले नाम देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये जो हमारे पास एक्स ऑफ एन सीक्वेंस है, ये जो हमने एक्स ऑफ एन इनपुट लिया है, दैट इज 8 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस थीटा। ठीक है, अब जैसे आप जानते हैं कि cos x को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर jx प्लस e टू द पावर माइनस jx डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज a बाई 2 e टू द पावर j टाइम्स ओमेगा नॉट n प्लस थीटा एंड प्लस a बाई 2 e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा नॉट n प्लस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। हमने cos x को a ये हमारे पास था, ये हमने cos x को e टू द पावर jx, ये जो भी x था, प्लस e टू द पावर माइनस jx डिवाइडेड बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, तो इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको ये पता है, जैसे इस चीज को अगर हम लिखना चाहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये मैं भी रब कर दूंगा जो मैं लिख रहा हूँ, दैट इज a बाई 2 e टू द पावर j थीटा इंटू e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, और प्लस इसको भी हम लिख सकते थे a बाई 2 e टू द पावर माइनस j थीटा इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट n। अब ये जो हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास ऑलरेडी डिले की वैल्यू है, तो ये हमारे पास थीटा एक कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है मतलब ये e टू द पावर j थीटा कांस्टेंट है, a ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो अगर आप इस चीज को, इस सिग्नल को एक इनपुट की तरह एलटीआई सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि एलटीआई सिस्टम के लिए e टू द पावर j ओमेगा नॉट n या e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट n हमेशा आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। इस सिस्टम के लिए, इस इनपुट के लिए आउटपुट यही e टू द पावर j ओमेगा नॉट n के लिए आउटपुट भी यही आएगा। बस ये हमने देखा है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, फेज एंगल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली भी आप यहां से कह सकते हैं कि अगर हम ये चीज समझ रहे हैं आप, कि अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने किए हैं कि अगर हम ये इनपुट में अप्लाई करेंगे ये पूरी चीज, तो इसके लिए आउटपुट भी क्या आता है, यही e टू द पावर j ओमेगा नॉट n इसका आउटपुट भी होता। लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाता किससे, ये जो भी वैल्यू थी ये तो रहती ही कांस्टेंट a बाई 2 टू द पावर j थीटा, और ये जो वैल्यू है अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, जो हमारे जिस सिस्टम से हम पास कर रहे हैं उस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर जितनी भी होगी, मतलब h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा की वैल्यू हमें कहां पर लेनी है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर। तो ये आपको पता है जिन फंक्शन के कॉन्सेप्ट से। अब ये जो हम लिख रहे हैं टू द पावर h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर, तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ फेज एंगल होगा। तो मैग्नीट्यूड पार्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और फेज एंगल यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो इसलिए यहाँ से अब मैं ये पूरी चीज हटा रहा हूँ, और अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें कि इसके लिए जो हमारा आउटपुट आएगा, इस x ऑफ n के लिए हमारा जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, तो y ऑफ n इज इक्वल्स टू आइजन फंक्शन के कॉन्सेप्ट से ये हमारा जो इनपुट दिख रहा है हमें, इस इनपुट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। ठीक है, तो इस इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा नॉट है, तो मतलब इस एक्सपोनेंशियल के लिए आउटपुट क्या आएगा, इंडिविजुअली हम इसके लिए आउटपुट लिखते हैं, फिर इसके लिए आउटपुट लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस वाले पार्ट के लिए जो आउटपुट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो a बाई 2 पहले इसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड था a बाई 2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, किस फ्रीक्वेंसी पर, इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर। इसी चीज को हम चाहते तो और क्या लिख सकते थे, यहीं पर मैं ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट पुट कर दूं, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट, मतलब जो भी पहले इस एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड था a बाई 2 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जिस सिस्टम से हम पास कर रहे हैं उस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू किस फ्रीक्वेंसी पर, जिस फ्रीक्वेंसी का हमने एक्सपोनेंशियल लिया है, दैट इज एट ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी। इसके साथ हमें कुछ फेज भी मिलेगा। हमने कहा कि एक्चुअली जो मल्टीप्लाई होता है, ये टर्म मल्टीप्लाई होता है h ऑफ j में e टू द पावर j ओमेगा की वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, तो उस वैल्यू में कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो गया, और कुछ फेज एंगल भी होगा, तो फेज एंगल हमारा इस फेज एंगल में ऐड हो जाएगा। तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, e टू द पावर j पहले ओमेगा नॉट n प्लस थीटा था, अब इसमें एक टर्म क्या ऐड हो जाएगा, ओमेगा नॉट n प्लस थीटा जो था इसमें एक टर्म ऐड हो जाएगा, जो भी आपके फेज एंगल की वैल्यू होगी ट्रांसफर फंक्शन की, किस फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर। ये समझ रहे हैं क्या किया हमने, एक बार बता दीजिए मुझे, ये समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये हमने पहले देख चुके हैं जो हम,
कि अगर हम यहाँ से मान लीजिए हमारे पास ये कोई h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का, अगर हम यहाँ से e टू द पावर j ओमेगा नॉट n एक अगर हम फंक्शन यहाँ पर लेते हैं इनपुट में, तो आउटपुट क्या आता है? ये हमारा जो इनपुट है e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, यही मल्टीप्लाई हो जाता है किससे? इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू e टू द पावर, ये जो j ओमेगा लिख रहे हैं ये किस फ्रीक्वेंसी पर? ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर। अब ये जो चीज है इसको हमने कहा कि ये हमारा yn आया, ठीक है। तो ये जो yn आया है जिसको कि आपने लिखा h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट इनटू e टू द पावर j ओमेगा नॉट n। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इनटू फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r मतलब कि मैग्नीट्यूड इनटू फेज एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही आपने इसको भी लिखा, या इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दैट इज e टू द पावर j टाइम्स फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट। ये हमारा r e टू द पावर j थीटा के फॉर्म में हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को r मतलब मैग्नीट्यूड इसका इनटू e टू द पावर j टाइम्स फेज एंगल r e टू द पावर j थीटा के फॉर्म में लिख दिया, इनटू हमारे पास है ये e टू द पावर j ओमेगा नॉट n। तो अब ये एक्सपोनेंशियल आपको दिख रहा है, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं? h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट इनटू e टू द पावर j टाइम्स ओमेगा नॉट n प्लस फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट। ये लिखा हमने, यही चीज मैं यहाँ पर अभी लिख रहा था कि हमारे पास जो भी हमने इनपुट में अगर कोई आइजन फंक्शन हम ले रहे हैं तो आउटपुट हमारा वही आइजन फंक्शन आएगा, बस क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी पर जितनी होगी उससे ये मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो ये जो वैल्यू है इसमें कुछ मैग्नीट्यूड पार्ट है, कुछ फेज एंगल पार्ट है। तो मैग्नीट्यूड पार्ट मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया और ये फेज एंगल इस फेज एंगल में जाकर ऐड हो गया। तो यही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल है, इस एक्सपोनेंशियल के लिए आउटपुट क्या होगा? तो ये कांस्टेंट एज इट इज आ गया, ये फ्रीक्वेंसी इस एक्सपोनेंशियल की ओमेगा नॉट। तो हमने क्या किया? ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर थी उससे मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ट्रांसफर फंक्शन के फेज एंगल की वैल्यू थी वो इस फेज एंगल में हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने इस एक्सपोनेंशियल के लिए आउटपुट लिखा, वैसे ही आप इस एक्सपोनेंशियल के लिए भी आउटपुट लिख सकते थे। तो इस एक्सपोनेंशियल के लिए आउटपुट क्या आता? प्लस a/2 इनटू, फिर से अब यहां पर देखिए ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट। मैग्नीट्यूड आप किस फ्रीक्वेंसी पर देखेंगे? आप h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के मैग्नीट्यूड की वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस ओमेगा नॉट पर फ्रीक्वेंसी पर जो फेज एंगल होगा ट्रांसफर फंक्शन का, वो फेज एंगल इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा e टू द पावर माइनस j। अगर आपने माइनस कॉमन ले रखा है तो यहां पर ओमेगा नॉट n प्लस थीटा के साथ हमें माइनस ऑफ फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट लिखना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं क्या किया मैंने? यहां पर हमने माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि बाहर एक माइनस कॉमन है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पहले फेज एंगल होता है उसमें हम ट्रांसफर फंक्शन के फेज एंगल की वैल्यू को ऐड करते हैं। तो यहाँ प्लस साइन लेते हैं, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस कॉमन था तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसी रियल सिस्टम के लिए, तो रियल सिस्टम के लिए आपको पता है कि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इवन फंक्शन होता है और फेज रिस्पॉन्स ऑड फंक्शन होता है। इसका मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट देखेंगे तो इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर प्लस j ओमेगा नॉट के बराबर होगी। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हमारा इवन फंक्शन है तो ये चीज और ये चीज हमारी क्या होंगी? ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, ठीक है। और फेज रिस्पॉन्स ऑड फंक्शन होता है, तो फेज रिस्पॉन्स ऑड फंक्शन होता है तो क्या कर सकते हैं आप? उसके लिए आप लिख सकते हैं कि अगर हम फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट देखेंगे तो ये वैल्यू माइनस टाइम्स फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट के बराबर होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इवन फंक्शन, फेज रिस्पॉन्स ऑड फंक्शन, तो आप इस तरह से ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो सेकंड पार्ट में ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इसकी जगह पर भी हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो माइनस टाइम्स h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस इट, ये अगर हम यहाँ से माइनस हटाकर यहाँ कर देते तो माइनस ऑफ फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट को हम फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। तो अगर आप ये दोनों रिस्पॉन्स मतलब रिप्लेस कर दें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो हमने चीजें ली है ये इसलिए ली है कि
magnitude response is an even function. अगर हम रियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, एच ऑफ एन अगर हमारा रियल है तो ये हमारा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इवन फंक्शन आएगा, और फेज रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ऑड फंक्शन आएगा. फेज रिस्पॉन्स इज एन ऑड फंक्शन. तो अब हमने इस इनपुट के लिए, हमारे पास आउटपुट में दो टर्म्स थे, अगर हम यहाँ पर प्रॉपर रिप्लेसमेंट कर दें तो हम अपने आउटपुट को लिख सकते हैं y ऑफ n इक्वल्स टू, देयरफॉर y ऑफ n इक्वल्स टू, हमारे पास पहले टर्म में था a/2 एज इट इज रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट एज इट इज रखा, इनटू हमारे पास था e टू द पावर j टाइम्स ओमेगा नॉट n प्लस थीटा प्लस फेज एंगल ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट, ठीक है, प्लस थीटा. और सेकेंड टर्म में हमारे पास था a/2, मैग्नीट्यूड था h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट, लेकिन हमने कहा कि h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड h ऑफ e टू द पावर प्लस j ओमेगा नॉट के बराबर होगा, ठीक है. और e टू द पावर हमारे पास था माइनस टाइम्स j इंटू ओमेगा नॉट n, और हमारे पास था ये माइनस ऑफ h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट. इसको हमने कहा कि माइनस ऑफ h ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट को हम प्लस फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट लिख सकते हैं यहां से. तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया प्लस फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर प्लस j ओमेगा नॉट, और प्लस हमारे पास एक और टर्म क्या था, थीटा. तो ऐसा हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है. अब यहां से देखिए, अगर आप देखें तो yn इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर प्लस j ओमेगा नॉट, ये कॉमन आ जाएगा. दोनों में ये टर्म दिख रहा है आपको, ये अगर आपने कॉमन कर लिया तो आपके पास क्या चीज है, e टू द पावर j टाइम्स हमारे पास है ओमेगा नॉट n प्लस फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट एंड प्लस थीटा, और प्लस में आपके पास है e टू द पावर यही चीज पूरी माइनस के साथ e टू द पावर माइनस ऑफ j टाइम्स ओमेगा नॉट n प्लस फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट एंड प्लस थीटा. तो अब यहां से हमें दिख रहा है कि ये टर्म किस फॉर्म में है, e टू द पावर jx माइनस jx. अगर डिवाइडेड बाई 2 होता तो उसको हम 2 cos x कह देते. तो डिवाइडेड बाई 2 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 है, इसको आप इसी में डिवाइडेड बाई 2 समझ सकते हैं. तो इतने टर्म को हम लिख सकते हैं cos x. x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ये पूरा टर्म लिखेंगे. तो हमारे पास yn आउटपुट क्या आ गया, yn इज इक्वल्स टू a 1/2 हम cos के लिए यूज कर लेंगे इनटू h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड इनटू हमारे पास इस टर्म को हमने कहा क्या लिख सकते हैं हम, cos ऑफ, ये डिवाइडेड बाई 2 को एक साथ कंसीडर करके इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ ओमेगा नॉट n प्लस h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट फेज एंगल एंड प्लस थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है. अब अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज a h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ, अगर आप यहां से ओमेगा नॉट कॉमन कर लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस, अगर मान लीजिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, दैट इज n माइनस टाउ जी ऑफ ओमेगा, या ठीक है इसको भी हम पहले ऐसे लिख लेते, दैट इज फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट और प्लस थीटा. ये ऐसा हमारा आउटपुट आया, ठीक है. अगर आप इसको कंपेयर करें, ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया y ऑफ n. इसको मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं x ऑफ n इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा नॉट n प्लस थीटा, तो इसके लिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है y ऑफ n वो ऐसा है, दैट इज a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट इनटू cos ऑफ, हमारे पास है वैल्यू ओमेगा नॉट कॉमन किया आपने, तो आपके पास यहां से था n प्लस फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट एंड प्लस थीटा.
मतलब आपको दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ इनपुट से आउटपुट तक जाने में। अगर हमने इसको पास किया, ये हमारे पास एक सिस्टम था, ये हम ऐसा शो कर रहे हैं कि हम x ऑफ n इनपुट लिया हमने x ऑफ n, और इसको हम एक LTI सिस्टम से पास कर रहे हैं जिसका ट्रांसफर फंक्शन है h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है वो ये आउटपुट है आपका। तो आउटपुट को अगर आप देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट yn इज इक्वल्स टू a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट इनटू cos ऑफ ओमेगा नॉट इनटू n माइनस टाउ g ऑफ ओमेगा। देखिए, जब सिंगल साइनसॉइड होते हैं तो सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन के लिए ग्रुप डिले और फेज डिले सेम है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो डिले प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारा फेज डिले है, लेकिन एक ही साइनसॉइड है तो ग्रुप डिले नाम दे या फेज डिले नाम दे, दोनों चीजें सेम है। तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है, आप इसको टाउ पी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाउ पी ऑफ ओमेगा नॉट इंटू एन माइनस टाउ पी ऑफ ओमेगा प्लस थीटा। मतलब अगर आप इनपुट और आउटपुट को कंसीडर करें, जैसे ये अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो टाउ पी ऑफ ओमेगा हमने लिखा है वो टाउ पी ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। इसका मतलब जो हमारे पास टाउ पी ऑफ ओमेगा है, इस टाउ पी ऑफ ओमेगा की वैल्यू है माइनस टाइम्स फेज एंगल ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा अपॉन ई टू द एच अपॉन ओमेगा, जहां पर ये हमने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है। ये जो टाउ पी ऑफ ओमेगा ये हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पर मैंने सिर्फ ओमेगा लिखा है। अब जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए हम देखना चाहेंगे टाउ पी ऑफ ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर हम वो फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी के इनपुट के लिए देखा तो ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट पुट कर दिया। तो आपको बस ये समझना है कि अगर हमारे पास इनपुट में एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो उस सिग्नल को जितना डिले प्रोड्यूस करेगा सिस्टम उस फ्रीक्वेंसी के लिए, उसको हम कहेंगे फेज डिले। ऐसे ही अगर हमारे पास इनपुट में जो सिग्नल है वो बहुत सारे सिग्नल्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से अगर मिल करके बना हुआ है, तो हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए फेज डिले कहलाएगा। और ओवरऑल जो सिग्नल आपका सभी फ्रीक्वेंसी से मिल करके जो सिग्नल बना हुआ है, तो उसके एनवेलप को इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको हम ग्रुप डिले कहेंगे। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए सिस्टम का ग्रुप डिले और फेज डिले दोनों चीजें सेम होती है। तो यहाँ पर आप ये अभी लिखा है अपने टाउ पी ऑफ ओमेगा के फॉर्म में, लेकिन ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास क्या आ गया, हेंस फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी साइनसॉइड, फ्रीक्वेंसी साइनसॉइड, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा x ऑफ n अगर हमारे पास ऐसा हो, दैट इज a cos ओमेगा नॉट n, अगर मान लीजिए थीटा मैंने हटा दिया, सिर्फ अगर a cos ओमेगा नॉट n अगर हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है, तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा, yn। इसके लिए आउटपुट yn होगा a इंटू जिस सिस्टम से आप पास कर रहे हैं उस सिस्टम फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू इस इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट इंटू एन माइनस टाउ जी ऑफ ओमेगा। अब यहां पर मैंने क्या कहा आपसे कि यहां पर टाउ पी ऑफ ओमेगा की जगह पर मैंने टाउ जी ऑफ ओमेगा लिखा है, क्योंकि सिंगल फ्रीक्वेंसी साइनसॉइड के लिए ग्रुप डिले और फेज डिले हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है, ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी एक सिंगल साइनसॉइडल कोई हमने सिग्नल लिया और उसको अगर हम एलटीआई सिस्टम से पास करेंगे तो उसके लिए आउटपुट हमें कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आउटपुट हमारे पास जो वैल्यू होगी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की, वो a इंटू जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफर फंक्शन का इस फ्रीक्वेंसी पर, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए एम्पलीट्यूड में, और कॉस ऑफ ओमेगा नॉट इंटू एन को रिप्लेस करेंगे हम किससे, एन माइनस टाउ जी ऑफ ओमेगा से। ठीक है, तो एन को सिंपली आपको रिप्लेस करना है एन माइनस टाउ जी ऑफ ओमेगा से, आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर हमने ये बात की कि ये हमारे पास टाउ पी ऑफ ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि फॉर इफ input signal is a single frequency sinusoid, then उसके लिए ग्रुप डिले is equals to phase delay, सिंगल साइनसॉइडल सिग्नल के लिए ग्रुप डिले और फेज डिले सेम होंगे, क्योंकि ग्रुप डिले का मतलब होता है जितने भी इनपुट में सिग्नल है उन सभी के एनवेलप को पहुंचने में इतना टाइम लगा। अब इसमें एक ही सिग्नल है तो एनवेलप भी वही सिग्नल है, उसी सिग्नल के पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसी को ग्रुप डिले कहेंगे। तो ग्रुप डिले और फेज डिले ऐसे केसेस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से आपको दिख रहा है कि फेज डिले का जो एक्सप्रेशन है दैट इज माइनस ऑफ आप जिस सिस्टम से पास कर रहे हैं,
उस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के फेज एंगल को सिंपली आप ओमेगा से डिवाइड कर दीजिए। अब ये फेज एंगल किस फ्रीक्वेंसी पर लेना है, जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए आप निकाल रहे हैं अपना फेज डिले। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसॉइड। जिस इनपुट सिग्नल को आप अप्लाई कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के साइनसॉइड उस साइनसॉइड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। यहां पर मैंने सिंपली ओमेगा लिखा है, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पर हम देखेंगे यहां पर वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी के लिए देखेंगे तो यहाँ पर ओमेगा नॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो ये हमने फेज डिले की बात की कि फेज डिले के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास क्या, माइनस ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा अपॉन ओमेगा। ऐसे ही अगर हम ग्रुप डिले के लिए लिखते हैं तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं पहले, दैट इज अगर हम लिखेंगे ग्रुप डिले तो यहां पर क्या है कि इफ द इनपुट सिग्नल इज the combination of multiple sinusoids of different frequencies then the delay provided by the system to the envelope made by different frequency components is known as ग्रुप डिले। अगर एक सिंगल साइनसॉइड है तो उसको जितना पहुंचने में टाइम लगा इनपुट से आउटपुट तक उसको फेज डिले कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं तो उन ओवरऑल फ्रीक्वेंसी के एनवेलप को पहुंचने में इनपुट से आउटपुट तक जितना टाइम लगा उसको हम कहेंगे ग्रुप डिले। ठीक है, फिर हमने ये बात की कि ग्रुप डिले तो आपने कहा ओवरऑल सिग्नल के पहुंचने के डिले को, अब उसमें से हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है उसको हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर फेज डिले कहेंगे। ठीक है, और फिर हमने कहा कि अगर एक ही सिग्नल है हमारे पास, एक ही फ्रीक्वेंसी का साइनसोइडल सिग्नल है इनपुट में, तो उसके लिए ग्रुप डिले कहें या फेज डिले कहें दोनों चीजें सेम होंगी। ठीक है, तो ग्रुप डिले का जो एक्सप्रेशन है आपके पास टाउ जी ऑफ ओमेगा, ये भी आपका ओमेगा का फंक्शन है, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा ऑफ फेज एंगल ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा। जो आपके ट्रांसफर फंक्शन की फेज एंगल की वैल्यू है, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर देखना चाहते हैं ग्रुप डिले, उस फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन का फेज एंगल डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट देगा वो आपके पास क्या है, ग्रुप डिले। तो ये ग्रुप डिले के लिए एक्सप्रेशन है आपका। दोनों एक्सप्रेशंस एक साथ आप लिख लीजिए तो आपके पास टाउ पी ऑफ ओमेगा, ये वैल्यू है माइनस ऑफ फेज एंगल ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा अपॉन ओमेगा, और ग्रुप डिले है आपके पास टाउ जी ऑफ ओमेगा, that is equals to minus of d by d omega of phase angle of h of e to the power j omega। और distortionless transmission के लिए हमने देख रखा है for distortionless transmission क्या होना चाहिए, तो ये जो टाउ पी ऑफ ओमेगा होना चाहिए वो टाउ जी ऑफ ओमेगा के बराबर होना चाहिए, और ये चीज भी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। किसी सिस्टम का अगर फेज डिले ग्रुप डिले दोनों सेम हो और उसके साथ साथ ये चीज का सिग्नल हम अप्लाई करें, अगर उसको इक्वल डिले के साथ सिस्टम आउटपुट में प्रोड्यूस करता है तो ऐसे सिस्टम आपको क्या देगा, ये डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन देगा। डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन की दो कंडीशन थी अपने आप में कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू होना चाहिए ट्रांसफर फंक्शन की वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, और फेज हमारा लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। दो चीजों से मिलकर के आपके डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन होता है, और अगर वो दोनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो आपका ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होता है, टाउ पी ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू टाउ जी ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां तक देखिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। फेज डिले का मतलब अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का हम कोई इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो उस इनपुट को आउटपुट तक पहुंचने में एन हमारा जिससे रिप्लेस होता है,
एन माइनस अगर टाउ पी ऑफ ओमेगा से रिप्लेस होता है तो वही टाउ पी ऑफ ओमेगा को आप कहते हैं फेज डिले। ठीक है, तो हमने फेज डिले फाइंड किया, एक इनपुट सिग्नल लिया सिंगल साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी का, और उसके लिए हमने देखा, ठीक है, तो एक हमने इनपुट सिग्नल लेकर के चेक किया तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो इस फॉर्म में आया कि हमारे पास इनपुट अगर ये अप्लाई किया तो आउटपुट हमारे पास ऐसी वैल्यू थी। तो इसको हमने कहा कि अगर हम कंपेयर करें एन माइनस टाउ पी ऑफ ओमेगा से तो टाउ पी ऑफ ओमेगा की वैल्यू है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिख दिया है कि हमारे पास अगर सिंगल कोई साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा तो उसके लिए अगर हम एक्स ऑफ एन अप्लाई करेंगे तो एन हमारा किससे रिप्लेस होगा, एन माइनस टाउ जी ऑफ ओमेगा से रिप्लेस होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा एम्पलीट्यूड पहले सिर्फ ए था इनपुट सिग्नल का, वो मल्टीप्लाई होगा किससे, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर। तो इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए और आपके पास ये दोनों एक्सप्रेशन आपको समझ में आने चाहिए। हमारे पास ये ग्रुप डिले का एक्सप्रेशन है, ये टाउ पी ऑफ ओमेगा फेज डिले का एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं? गुड। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस बस हम ट्राई करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है एन के रिस्पेक्ट में, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो हम डिस्कस करेंगे यहां से। मान लीजिए आपके पास ये किसी एलटीआई सिस्टम के लिए इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है। अगर ये इंपल्स रिस्पॉन्स आपको ऐसा दिखे, अगर हमारे पास ये वैल्यूज हैं 2 3 4 3 2, ये n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 है। ठीक है, अगर इस सिस्टम के लिए पूछा जाए कि हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है इस सिस्टम के लिए, किसके लिए, अगर हमें इसके ग्रुप डिले के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास अगर क्वेश्चन है कि impulse response of an discrete time LTI system is shown in figure. Find group delay of the system as function of frequency. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप डिले फाइंड करना है तो हमारे पास h ऑफ n गिवन है। h ऑफ n से हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा निकाल लेंगे, और h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा आ गया तो उसका फेज एंगल निकाल लेंगे। उस फेज एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, बाहर माइनस साइन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रुप डिले की वैल्यू मिल जाएगी। ग्रुप डिले हमसे पूछा गया, मतलब टाउ जी ऑफ ओमेगा पूछा गया है, तो टाउ जी ऑफ ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का फेज एंगल। ठीक है, तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए एक मेथड, तो बेसिक मेथड पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन लेने के पीछे जो सेंस है वो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है। तो जैसे यहाँ से आप अगर देखते हैं तो आप लिख सकते थे h ऑफ n इक्वल्स टू हमारे पास इम्पल्सिस के टर्म्स में ये क्या आ जाएगा, 2 del n प्लस 3 del ऑफ n माइनस 1 प्लस 4 del ऑफ n माइनस 2 प्लस 3 del ऑफ n माइनस 3 एंड प्लस 2 del ऑफ n माइनस 4, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमारे पास सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, दैट इज 2 प्लस 3 e टू द पावर माइनस j ओमेगा प्लस 4 e टू द पावर माइनस j 2 ओमेगा प्लस 3 e टू द पावर माइनस j 3 ओमेगा एंड प्लस 2 e टू द पावर माइनस j 4 ओमेगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 2 है और यहाँ पर मतलब 2 e टू द पावर j 0 है और यहाँ पर 2 e टू द पावर माइनस j 4 ओमेगा। तो हमने ये देख रखा है कि अगर हम इन दोनों टर्म्स में से जो एवरेज पावर है e टू द पावर j ओमेगा नॉट, अगर हम देखें यहाँ पर पावर 0 है और यहाँ पर पावर कितना है, माइनस 4 ओमेगा। तो अगर दोनों का एवरेज हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स मिलकर हमें साइन या कोसाइन के टर्म्स दे देंगे, डिपेंड करता है कि बीच में साइन प्लस है या माइनस है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पर फेज एंगल आपको दिख रहा है e टू द पावर माइनस ये ओमेगा और यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस 3 ओमेगा। तो फिर से अगर हम इन दोनों का एवरेज
अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास ये क्या दिखते जाएंगे आपको कि साइन या कोसाइन के टर्म्स में चेंज होते जा रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ से दिखा कि हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा की वैल्यू आई, दैट इज 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस j ओमेगा प्लस 4 e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा प्लस 3 e टू द पावर माइनस j3 ओमेगा एंड प्लस 2 e टू द पावर माइनस j4 ओमेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पावर 0 है और यहाँ पावर माइनस 4 ओमेगा है, दोनों का एवरेज कितना आएगा माइनस 2 ओमेगा। तो अगर आपने इस पूरे एक्सप्रेशन में से अगर e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा कॉमन कर लिया, e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा अगर हमने कॉमन कर लिया तो 2 में से माइनस पावर कॉमन किया तो हमें क्या मिलेगा 2 e टू द पावर j प्लस 2 ओमेगा मिलेगा। ठीक है, और इस वाले टर्म को लिख लेते हैं पहले। तो पावर माइनस 4 ओमेगा था, माइनस 2 ओमेगा कॉमन कर लिया तो यहाँ पर कितना बचा 2 e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा बचा। ये 4 में से e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा ये पूरा फैक्टर आपने कॉमन बाहर कर लिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा। अब ये 3 e टू द पावर माइनस j ओमेगा था और हमने माइनस j2 ओमेगा कॉमन कर लिया तो यहाँ से कितना टर्म बचेगा 3 e टू द पावर प्लस j ओमेगा बचेगा, क्योंकि माइनस j ओमेगा था और हमने माइनस j2 ओमेगा कॉमन कर लिया तो यहाँ से आपके पास बचेगा 3 e टू द पावर प्लस j ओमेगा। और इस टर्म में से पावर माइनस 3 ओमेगा है, माइनस 2 ओमेगा कॉमन बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा 3 e टू द पावर माइनस j ओमेगा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों में से 2 चाहें तो कॉमन कर सकते हैं e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा इंटू अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में तो हमारे पास आ जाता है e टू द पावर j2 ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा प्लस ये 4 तो एज इट इज है और प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा e टू द पावर j ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा। अब आपको पता है कि ये बीच का साइन अगर प्लस है और e टू द पावर jx प्लस e टू द पावर माइनस jx के फॉर्म का टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos x लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको भी हम 2 cos x लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा इंटू 2 इंटू 2 cos ओमेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 cos 2 ओमेगा हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 cos 2 ओमेगा तो 2 इंटू 2 cos 2 ओमेगा इज 4 cos 2 ओमेगा प्लस 4 एंड प्लस 3 इंटू इसको फिर से 2 cos ओमेगा कह सकते हैं तो 3 इंटू 2 से ये हमारे पास क्या आ गया 6 cos ओमेगा आ गया। अब देखिए जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास एक रियल टर्म है तो इस ओवरऑल टर्म का फेज एंगल 0 डिग्री है। तो ओवरऑल जो फेज एंगल होगा h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का वो इसका फेज एंगल प्लस इसका फेज एंगल, तो इसका फेज एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के फेज एंगल की वैल्यू आ गई, इस टर्म का फेज एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास इसका जो भी फेज एंगल होगा e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा का फेज एंगल, तो आपको क्या दिख रहा है ये r e टू द पावर j थीटा के फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2 ओमेगा, मतलब फेज एंगल की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 ओमेगा आ गई। ठीक है, ये हमारे पास फेज एंगल आ गया माइनस 2 ओमेगा। तो अगर हम ग्रुप डिले फाइंड करना चाहते हैं तो हमने लिखा ग्रुप डिले टाउ जी ऑफ ओमेगा की वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा ऑफ फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा ऑफ माइनस 2 ओमेगा। तो माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा और 2 ओमेगा का डिफरेंशिएशन ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम का जो ग्रुप डिले है वो हर फ्रीक्वेंसी पर हमें सेम ग्रुप डिले मिलेगा, क्योंकि ग्रुप डिले हमारा कैसा आ रहा है ओमेगा से इंडिपेंडेंट आ रहा है। मतलब यहाँ से आपको देखकर पता चला कि इस सिस्टम का ग्रुप डिले क्या है कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक तो ये मेथड हमने यूज किया। अब यहाँ पर एक दूसरा मेथड आप क्या समझ सकते हैं जिसके लिए मैंने आपको एक पहले भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो गिवन था अभी हमारे पास h ऑफ n जो गिवन था वो ऐसा था, n के रिस्पेक्ट में हमारा जो h ऑफ n था वो अभी ऐसा था जिसमें वैल्यूज थी 2 3 4 3 2, ये हमारे पास वैल्यूज थी 2 3 4 3 एंड 2 और ये हमारे पास n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है। तो अब देखिए हमारे पास ये हम सिमेट्री से जानते हैं कि अगर हम किसी ऐसे इनपुट ऐसे सिग्नल की बात करते हैं जो कि रियल और इवन हो तो रियल और इवन के लिए हमारा जो ट्रांसफॉर्म आता है वो भी रियल और इवन आता है। ठीक है,
ये चीज हमें रियल तो दिख रही है लेकिन इवन या ऑड नहीं दिख रही। लेकिन हमें दिख रहा है कि इसका शेप, अगर यही जो 4 का सैंपल है अगर ये ओरिजिन पर होता, ठीक है, उसके पहले ये 2 होते और उसके बाद ये 2 होते, तो ये सीक्वेंस हमें एक इवन सीक्वेंस दिखता। ठीक है, मतलब अगर आप इस चीज को, अगर आप क्या करें, 2 से अगर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दे, इसे एच ऑफ एन को 2 से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास मान लीजिए इस हमने एक सिग्नल डिफाइन किया इस एच ऑफ एन से, जिसको हमने नाम दे दिया h1 ऑफ n, जो कि किसके बराबर है, h ऑफ n प्लस 2 के बराबर। हमने क्या कहा कि अगर हम इस h ऑफ n को 2 से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लें तो हमारे पास कैसा सीक्वेंस आएगा, हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस आएगा जिसमें ओरिजिन पर वैल्यू 4 होगी, इसके जस्ट बाद में और जस्ट पहले वैल्यू 3 होगी, इसके बाद में और इसके पहले वैल्यू 2 होगी। तो अब ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है 2 3 4 3 एंड 2, ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है ये n इक्वल्स टू 0 1 2 -1 एंड -2, ये सिग्नल आपको कैसा दिख रहा है, ये जो हमारे पास h1 ऑफ n है, ये h1 ऑफ n हमें दिखा कि इट इज अ रियल प्लस इवन सिग्नल। ये हमारा कैसा सिग्नल है, रियल प्लस इवन। तो अगर हमारा h1 ऑफ n अगर हमारा कैसा है, रियल प्लस इवन है, तो अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म डिफाइन करेंगे h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, तो हम जानते हैं कि रियल प्लस इवन के लिए ट्रांसफॉर्म भी कैसा आता है, रियल प्लस इवन आता है। तो अगर ये रियल प्लस इवन आएगा, इसका मतलब इसका जो फेज एंगल होगा, फेज एंगल ऑफ h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ये फेज एंगल कितना होगा, 0 डिग्रीज होगा। अगर हमारा रियल प्लस इवन सिग्नल है तो इसके फेज एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्रीज होगी। ठीक है, तो अब अगर हम मान लीजिए ये एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा है कि h1 ऑफ n, इसकी वैल्यू है h ऑफ n प्लस 2। अगर आप दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो क्या लिख सकते थे आप, h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज e टू द पावर j2 ओमेगा इनटू h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ऐसा लिख सकते थे यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ DTFT। hn का ट्रांसफॉर्म अगर h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा है तो h ऑफ n प्लस 2 का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e टू द पावर j2 ओमेगा इनटू h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहां से इस h1 तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज इक्वल्स टू, इस टर्म को इधर लाएंगे डिवीजन में आएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा इनटू h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपने अभी अभी कहा कि h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ये जो फंक्शन है ये रियल इवन आने वाला है जिसका फेज एंगल 0 होगा। तो अब अगर हम ओवरऑल इस टर्म के फेज एंगल की बात करेंगे तो इस टर्म का फेज एंगल ओवरऑल क्या होगा, जितना इसका फेज एंगल है प्लस जितना इसका फेज एंगल है, दो मल्टीप्लाइड है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ओवरऑल फेज एंगल क्या होगा, इसका फेज एंगल प्लस इसका फेज एंगल। तो हमने ये बात की कि इसका फेज एंगल कितना है, इसका फेज एंगल हमारे पास है 0, या फिर मैं ऐसे लिख ही देता हूं एक बार कि फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, लेफ्ट हैंड साइड में फेज एंगल लिया, इट इज इक्वल्स टू इस टर्म का फेज एंगल e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा का फेज एंगल प्लस फेज एंगल ऑफ h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। तो यहां से आपको पता था कि h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का फेज एंगल 0 है, मतलब ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो आपके पास ये रिजल्ट कितना आ गया, देयरफॉर आप लिख सकते हैं फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये फेज एंगल 0, इसका फेज एंगल कितना, -2 ओमेगा। तो यहां से देखिए बिना ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किए आपको h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के फेज एंगल की वैल्यू मिल गई कितनी, -2 ओमेगा, जो कि आपने प्रीवियसली फाइंड की थी, ये आपने पहले फाइंड किया तो भी आपके पास इसका फेज एंगल कितना आया, -2 ओमेगा आया। तो ये हमने क्या बात की कि अगर आपको कोई सीक्वेंस ऐसा दिखता है जो कि रियल तो है लेकिन इवन अगर नहीं है, लेकिन अगर आपको दिखता है कि उसको अगर हम स्लाइड कर दें कुछ और हमारे पास अगर एक इवन सिग्नल बन जाएगा, तो इससे पहले ये इवन सिग्नल डिफाइन कर लीजिए, एक रिलेशन आ गया आपके पास, वो रिलेशन लिख लीजिए। अब उसके बाद लिख लीजिए कि ये जो सिग्नल है ये अपने आप में रियल इवन सिग्नल है, तो इसका ट्रांसफॉर्म भी रियल इवन होगा जिसके फेज एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब यहाँ पर अगर आपने दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म ले लिया तो इस h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा को h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के टर्म्स में लिख लीजिए। यहाँ से फेज एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इसका फेज एंगल प्लस इसका फेज एंगल, इसका फेज एंगल तो 0 है, तो इसलिए यही चीज जो है यहाँ से डायरेक्टली आपको इस ओवरऑल h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के फेज एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ग्रुप डिले की वैल्यू आई वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, कैसी आई, कांस्टेंट आई। तो जब भी ग्रुप डिले हमारा कांस्टेंट होता है तो वहां से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है, दैट इज जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है
कि consider an LTI system with whose impulse response is known to be real, and its magnitude response for minus pi to pi is given as magnitude of h of e to the power j omega is equals to 1 for omega less than or equals to mod of omega less than or equals to pi by 4, and it is 0 otherwise. अगर आपसे बोला गया if the group delay of the system tau g of omega is equals to 5, then find the real impulse response. देखिए आपके पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एक एलटीआई सिस्टम है जिसके लिए आपको बता दिया गया है कि उसका इंपल्स रिस्पॉन्स एक रियल सिग्नल है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो ट्रांसफर फंक्शन है, अब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा डेफिनेटली वो एक पीरियोडिक ट्रांसफॉर्म होगा, तो बार बार अपने आप को ये रिपीट करेगा, इसलिए सिर्फ एक 2 पाई इंटरवल में आपको बता दिया गया कि ट्रांसफॉर्म कैसा है हमारा, तो ये वैल्यू है 1 जब तक मॉड ऑफ ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 4 से छोटी या इक्वल हो और उसके बाहर वैल्यू 0। इसका मतलब आप ये जानते हैं, अब आप ये सिलेबस आपका कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका मतलब आपको पता है इस टर्म का मतलब कि अगर हम यहाँ पर प्लॉट करते मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा, तो ये कैसा होता, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में ये वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 1, और इससे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है माइनस पाई और यहाँ पर कोई पॉइंट है प्लस पाई, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा हम बात कर रहे हैं, तो माइनस पाई से पाई के बीच में आपको बताया गया कि ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 कहां से कहां तक है, तो सिर्फ जब मॉड ऑफ ओमेगा पाई बाई 4 से छोटा हो, इसका मतलब माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में ये वैल्यू 1 है, और फिर माइनस पाई से इसके बीच में 0, पाई बाई 4 से पाई के बीच में 0, उसके बाद यही चीज बार बार अपने आप को रिपीट कर रही होगी, तो उसको हमें देखने की जरूरत नहीं। तो एक रियल इंपल्स रिस्पॉन्स वाले सिस्टम के लिए ये ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको बता दी गई, ठीक है। अब उसमें यह भी बता दिया गया कि जो ग्रुप डिले है उस सिस्टम का, वो ग्रुप डिले एक कांस्टेंट वैल्यू है 5। तो यहाँ पर हमारे मेन जो कंसर्न है इस क्वेश्चन को लेने का वो यही है कि जब भी आपको किसी सिस्टम का ग्रुप डिले कांस्टेंट दिखता है, तो उस केस में आप सिस्टम का फेज एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का फेज एंगल क्या होगा, वो आप पहले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको पता होगा कि अगर फेज एंगल उस टाइप का हो तभी हमारा ग्रुप डिले कांस्टेंट आ सकता है। तो अब इतने इंफॉर्मेशन देकर के आपसे इंपल्स रिस्पांस पूछा गया कि इंपल्स रिस्पांस कैसा होगा जबकि ट्रांसफर फंक्शन का ये मैग्नीट्यूड है और ये ग्रुप डिले की वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो चीज गिवन है, हियर ग्रुप डिले ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्रुप डिले की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा ऑफ फेज एंगल ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा। अगर हम कहें कि ये चीज कांस्टेंट है के, अगर कभी भी ये चीज कांस्टेंट हो के, तो ऐसा कब हो सकता है, आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करें, उसमें माइनस साइन ले और चीज कांस्टेंट आई, इसका मतलब है दैट इज जो फेज एंगल ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा वो किस फॉर्म का होगा, डेफिनेटली वो जो चीज है वो
अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि उस चीज को डिफरेंशिएट करके के आए, मतलब कि हमारे पास ये चीज कैसी होगी, के ओमेगा होगा। और चूंकि माइनस साइन के साथ आप चाहते हैं यहाँ प्लस आ जाए, मतलब हमारे पास क्या होगा, यहाँ माइनस के ओमेगा होगा। तो अगर हम इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो मिलता माइनस के, बाहर माइनस साइन लेते तो माइनस और माइनस प्लस हमारे पास क्या आता। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ग्रुप डिले कांस्टेंट है तो इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन ऐसा हो सकता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, इसके साथ साथ कोई एक हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है फेज एंगल में, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, जीरो। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज होगी, तभी इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे ओमेगा के रिस्पेक्ट में और बाहर माइनस साइन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका कभी भी ग्रुप डिले कांस्टेंट है, इसका मतलब उस सिस्टम के फेज एंगल की जो वैल्यू होगी, ट्रांसफर फंक्शन के फेज एंगल की वैल्यू, वो हमेशा इस फॉर्म में होगी माइनस के ओमेगा प्लस बीटा। अब इसके साथ लेकिन क्योंकि इंपल्स रिस्पॉन्स आपका रियल है, मतलब सिस्टम रियल है, तो यहाँ पर रियल सिस्टम के लिए जो आपका फेज रिस्पॉन्स होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है। अगर हमारे पास ये प्लस बीटा है तो ये कभी भी ऑड फंक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इसको ऑड बनना है, ऑड फंक्शन इस फेज एंगल को, तो ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पर फेज एंगल जीरो होना चाहिए। कभी भी आप ऑड फंक्शन को देखते हैं तो ओरिजिन पर उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो अगर ये चीज ऑड फंक्शन होनी है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। बट एज फॉर रियल सिस्टम्स क्या होना चाहिए, फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा मस्ट बी एन ऑड फंक्शन, सो बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। इसलिए हमारे पास ये जो बीटा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट ग्रुप डिले दिखाया हुआ है किसी सिस्टम का, तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो फेज एंगल है सिस्टम फंक्शन का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू ओनली k ओमेगा। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि हमारा जो होगा सिस्टम के लिए फेज एंगल, वो फेज एंगल कितना होगा, के ओमेगा होगा, ठीक है, माइनस के ओमेगा। क्या होगा, फेज एंगल माइनस के ओमेगा। बीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर जो गिवन है कि इफ टाउ जी ऑफ ओमेगा, अगर आपको ये गिवन है कितना, कांस्टेंट 5, अगर आपके पास ये कोई चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो हमारे फेज एंगल के ट्रांसफर फंक्शन के फेज एंगल की वैल्यू होगी, वो ट्रांसफर फंक्शन के फेज एंगल की वैल्यू कितनी होगी, -5 ओमेगा होगी। वो हमारे पास कितनी होगी, -5 ओमेगा होगी। तो यहां से हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई, ठीक है। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स बता दिया गया और हमसे क्या चाहिए, हमें उसका इनवर्स निकालना है एच ऑफ एन। यही हमारा टास्क है। हमसे बोला गया रियल इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना, मतलब एच ऑफ एन फाइंड करने के लिए पूछा गया। तो अब देखिए आपके पास जो गिवन है ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, वो कैसा गिवन है, वो ये हमारे पास ऐसा गिवन है। ओमेगा के रिस्पेक्ट में ये आपके मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा की वैल्यू गिवन है, जो हमारी कैसी है, -π/4 से π/4 के बीच में वैल्यू है 1। ये प्लस पाई और ये माइनस पाई की वैल्यू है अगर, तो माइनस पाई से पाई के बीच में एक 2 पाई इंटरवल में आपको बता दिया गया ये ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, इसकी 1 है, ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ा सा आप कंसिडर करें कि मान लीजिए कि ये जो चीज है, क्योंकि हम जो ओवरऑल ये जानते हैं, ये जैसे हमने लिख लिया कि हमें एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा का फेज एंगल पता चल गया। अब आपको ये पता है कि अगर हम ओवरऑल कभी लिखेंगे एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती, फेज मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा एंड प्लस इनटू ई टू द पावर जे टाइम्स फेज एंगल ऑफ एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा होता। कभी भी आप अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन को लिखते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन का अपना कुछ मैग्नीट्यूड, अपना कुछ फेज एंगल होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर ई टू द पावर जे थीटा के फॉर्म में, उसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड, अपना कुछ फेज एंगल। तो अब आपको फेज एंगल की वैल्यू पता चल गई। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कहें कि ये जो आपके पास फंक्शन है, अगर मान लीजिए इसको हम एक फंक्शन नाम दे देते H1 ऑफ ओमेगा, कुछ भी हम एक नाम दे देते, इस मैग्नीट्यूड को हम मान लेते कि ये भी अगर हमारा कोई ओमेगा का फंक्शन है, मैग्नीट्यूड है तो ओमेगा का कुछ फंक्शन ही होगा। और इनटू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ई टू द पावर जे, अभी अभी हमने देखा कि फेज एंगल की वैल्यू कितनी है, -5 ओमेगा, मतलब हम क्या कह सकते हैं, -5 ओमेगा कह सकते हैं। तो ओवरऑल एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा हमारा कितना आने वाला है, ये जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, अगर हम इसको ओमेगा का एक फंक्शन मान ले तो हमारे पास ये ऐसा आ गया H1 ऑफ ओमेगा इनटू दिस, ठीक है। अब अगर आप दोनों तरफ इनवर्स ले लें, अगर आप इसका इनवर्स चाहते हैं एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा का इनवर्स, एच ऑफ एन, यही निकालना आपका टास्क है।
आपसे एच ऑफ एन ही निकालने के लिए पूछा गया। तो अब अगर मान लीजिए कि आपको पता हो कि इस H1 ऑफ ओमेगा का इनवर्स क्या है, ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि किसी ट्रांसफर फंक्शन में, किसी ट्रांसफॉर्म में e टू द पावर माइनस जे 5 ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया, अगर आप मान लीजिए कि अगर हमने इसको नाम दे दिया, थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया है, h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के मैग्नीट्यूड को हमने कहा कि ये हमारा एक फंक्शन है, लेट से हमने इसको h1 ऑफ ओमेगा नाम दे दिया, ठीक है, और हमने ये कह दिया कि इसका इनवर्स सिग्नल h1 ऑफ n है, जिसका ये ट्रांसफॉर्म है h1 ऑफ ओमेगा, जिसका ये ट्रांसफॉर्म है h1 ऑफ ओमेगा। तो अगर h1 ऑफ n का ट्रांसफॉर्म h1 ऑफ ओमेगा है, यहां उस ट्रांसफॉर्म में e टू द पावर माइनस जे 5 ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ, तो अगर हम इसका इनवर्स लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम h1 ऑफ n माइनस 5 लिख सकते हैं। चेक कीजिए, अगर h1 ऑफ n का ट्रांसफॉर्म h1 ऑफ ओमेगा, तो h1 ऑफ n माइनस 5 का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसमें e टू द पावर माइनस जे 5 ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें ओवरऑल अपना इंपल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n चाहिए, तो एक मेथड हमारे पास क्या है कि अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स पता है, तो इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स का आप क्या ले लीजिए, इनवर्स निकाल लीजिए, इनवर्स काउंट कर लीजिए, डीटीएफटी इनवर्स डीटीएफटी, और उसको h1n सिग्नल मान लीजिए। तो हमारे पास ओवरऑल h ऑफ n कैसा होगा, उस h1n में n को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस 5 से। क्या कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स है, ये अपने आप में एक सिग्नल है, देखिए ये अपने आप में एक सिग्नल है। अगर हमने इसको नाम दे दिया कि हमारा ये सिग्नल, इसको हमने क्या कह दिया कि ये h1 ऑफ ओमेगा है, तो अगर हम इसका इनवर्स निकाल पाए, अगर हम इसका इनवर्स डीटीएफटी निकाल पाए और उसको अगर हम नाम दे दें h1 ऑफ n, तो अगर हमें इसका इनवर्स पता चल गया, तो उसी h1 ऑफ n में बस n को n माइनस 5 से रिप्लेस करेंगे, तो हम हमारे ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहां से आपको दिखा कि मैग्नीट्यूड इंटू द पावर जे थीटा होता, फेज एंगल की वैल्यू माइनस 5 ओमेगा है, यहाँ पुट कर दिया, तो इसका इनवर्स hn वो ओवरऑल अपने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कैसे आ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड वाले फंक्शन का इनवर्स है, बस उसमें n को n माइनस 5 से रिप्लेस करना है। तो हम इसको फॉलो करने वाले हैं। तो इसके लिए अब हमारे पास क्या काम है, हमें इसका इनवर्स चाहिए। इसका इनवर्स या तो आपको डायरेक्टली पता होगा, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, डीटीएफटी पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करके आए हैं, तो कि अगर हमारे पास कभी साइन एक्स एन अपॉन पाई एन के फॉर्म का फंक्शन होता है, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस एक्स से लेकर एक्स तक वैल्यू 1 होती है, माइनस एक्स से लेकर एक्स तक विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये वैल्यू हमारी 1 होती है, यही ट्रांसफॉर्म है माइनस पाई से पाई के बीच में। तो यही चीज यहां पर भी आपको दिख रही है, माइनस एक्स से लेकर एक्स तक हमारे ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 है। इसका मतलब हम इसका इनवर्स क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की जगह पर पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 एन अपॉन पाई एन लिख सकते हैं। या मान लीजिए कि आपको इतना नहीं याद आया और अगर आपको इसका इनवर्स निकालना होता, तो इसका इनवर्स अगर हम h1 ऑफ ओमेगा का इनवर्स लिखते हैं h1 ऑफ n, तो h1 ऑफ n की वैल्यू क्या आ जाती है, इनवर्स डीटीएफटी की क्या इक्वेशन है, 1 अपॉन 2 पाई, कोई भी एक टाइम इंटर, कोई भी 2 पाई का इंटरवल इनटू जिस h1 ऑफ ओमेगा नाम दे या h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, कुछ भी नाम दे आप उसको, ठीक है, डीटीएफटी ले रहे हैं तो e टू द पावर j ओमेगा के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी मैं e टू द पावर j ओमेगा के ही टर्म्स में लिख देता हूं, e टू द पावर j ओमेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा का ही फंक्शन है, फिर भी डीटीएफटी में हमेशा हमने e टू द पावर j ओमेगा ही लिखा है, तो ये हम लिख देते हैं। अदरवाइज कई बुक्स में आपको h1 ऑफ ओमेगा भी लिखा हुआ दिखेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो e टू द पावर j ओमेगा का फंक्शन होगा डेफिनेटली वो ओमेगा का फंक्शन तो होगा ही। ठीक है, तो हमने इसके इनवर्स को अगर निकालना चाहा तो कैसे निकालते हैं हम, 1 अपॉन 2 पाई, माइनस पाई से लेकर पाई, जिसका ट्रांसफॉर्म इनवर्स आपको चाहिए, वो ट्रांसफॉर्म इनटू लिखते हैं आप e टू द पावर प्लस जे एन ओमेगा डी ओमेगा। तो अगर आप यहां पर भी वैल्यू पुट करते तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 अपॉन 2 पाई, माइनस पाई से पाई पूरे में तो है नहीं, सिर्फ माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में है, उस बीच में इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू e टू द पावर जे ओमेगा एन या जे एन ओमेगा डी ओमेगा। इसको जब आप करते आगे सॉल्व, तो 1 अपॉन 2 पाई e टू द पावर जे एन ओमेगा, जे ओमेगा एन लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है, आप जो भी लिखे एक ही चीज है, हमने सिर्फ ओमेगा के रिस्पेक्ट में किया है, तो यहाँ पर जे एन का टर्म आ जाएगा, और माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 तक आप लिमिट पुट करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई जे एन, पूरे को हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर e टू द पावर जे पाई बाई 4 एन प्लस e टू द पावर माइनस जे पाई बाई 4 एन। अच्छा, ये माइनस साइन, ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास कैसा है, ये
e टू द पावर जे एक्स माइनस e टू द पावर माइनस जे एक्स है। यहाँ से डिवाइडेड बाई ये जो 2j है इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये डिवाइडेड बाई 2j को हम क्या लिख सकते हैं इतने के साथ, साइन पाई बाई 4n लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये साइन पाई बाई 4n अपॉन पाई एन आ गया। ठीक है, तो यही चीज हमने कहा कितना हम नहीं भी निकालते तो हमें पता था कि जो इनवर्स सिग्नल आएगा इसका वो क्या आएगा, साइन एक्स एन अपॉन पाई एन के फॉर्म का आएगा, जहां पर x की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई 4। तो डायरेक्टली आपको इसका इनवर्स लिख लेना है, किसका इनवर्स क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 एन अपॉन पाई एन आएगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो ओवरऑल हमारा h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इनटू e टू द पावर j टाइम्स फेज एंगल ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया कि h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज इक्वल्स टू, इसको हमने एक फंक्शन मान लिया h1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा और इनटू e टू द पावर j, हमने देखा था फेज एंगल कितना है, -5 ओमेगा, तो हमने इसको -5 ओमेगा लिख लिया। फिर हमने कहा कि हम अगर इनवर्स लेंगे अब तो h ऑफ n इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स अगर h1 ऑफ n है तो e टू द पावर माइनस j 5 ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ, तो मतलब हमें h1 ऑफ n माइनस 5 करना है। अभी अभी हमने h1 ऑफ n कितना कैलकुलेट किया है, हमने कैलकुलेट किया साइन पाई बाई 4n अपॉन पाई n, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर h ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट, जहां भी n है उसको सिंपली हमें n माइनस 5 से रिप्लेस करना है, तो n माइनस 5 n डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स n माइनस 5। तो ये हमारा क्या आ गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया जो कि हमसे पूछा गया था। तो बता दीजिए एक बार यहां तक की समझ में आ रही है चीज, क्या कर रहे हैं हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, गुड। देखिए जैसे आपके पास अगर एक क्वेश्चन है कि कंसिडर अ डिस्क्रीट टाइम LTI system with real impulse response and transfer function h of e to the power j ओमेगा। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में ग्रुप डिले को डिफाइन किया गया था, चलिए मैं लिख देता हूं। इसके बाद लिखा गया आपके पास कि ग्रुप डिले ऑफ द सिस्टम is defined as tau g of omega is equals to minus of d by d omega of h of e to the power j omega phase angle। ठीक है, here it is known that phase angle of h of e to the power j omega is continuous, ये आप लिखें has no discontinuities and आपके पास यहाँ पर गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ h of e to the power j pi by 2 is equals to 2, phase angle of h of e to the power j0 is equals to 0 and tau g of pi by 2 is equals to 2। तो पूछा गया आपसे फाइंड आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम फॉर फॉलोइंग इनपुट्स।
फर्स्ट इनपुट है हमारे पास cos π/2n और सेकेंड इनपुट है हमारे पास दैट इज sin 7π/2n प्लस π/4। देखिए यहाँ पर अब आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर फिर से आपके पास बता दिया गया कि हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स एक रियल सिग्नल है और उसके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू h ऑफ e⁻j⍵ है और हम ग्रुप डिले को ऐसे डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन बता दी गई। इसके साथ साथ आपको ये बता दिया गया कि जो फेज एंगल ऑफ h ऑफ e⁻j⍵ उसमें कोई डिसकंटिन्यूटीज नहीं है, मतलब एब्रप्ट चेंजेस नहीं है कहीं पर कि जो h ऑफ e⁻j⍵ का फेज एंगल है अचानक कहीं चेंज नहीं होता। ठीक है, इस टाइप से आपको गिवन है। और इसके साथ साथ आपको क्या क्या बता दिया गया है, आपको बता दिया गया है कि अगर हम ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड को देखें किस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा इक्वल्स टू π/2 पर, तो π/2 फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है 2। फेज एंगल हमारा जो h ऑफ e⁻j⍵ का जो फेज एंगल है वो ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर 0 है। आप वैसे भी जानते हैं रियल सिस्टम के लिए फेज एंगल जो फेज रिस्पॉन्स होना चाहिए ऑड, वो तभी पॉसिबल है जब आपका फेज एंगल ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर कैसा हो, 0 डिग्रीज। और इसके साथ साथ आपको बताया गया कि ग्रुप डिले की वैल्यू किस फ्रीक्वेंसी पर, π/2 फ्रीक्वेंसी पर कितनी है, 2 है। तो पूछा गया आपसे इन सिग्नल्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट बताना है उसे इसी एलटीआई सिस्टम का। तो अब आपको ये पता है कि अगर आपके पास ग्रुप डिले नोन है तो अभी अभी जब हमने आज के सेशन को स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या बात की कि अगर हम कभी कोई एक इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है तो उस सिग्नल के लिए ग्रुप डिले और फेज डिले दोनों सेम होंगे और उस सिग्नल के लिए हम आउटपुट कैसे लिखते हैं, तो आपने लिखा था अभी अभी दैट इज फर्स्ट केस में कि अगर हम लिखें फॉर इनपुट अगर हमारे पास है x ऑफ n इज इक्वल्स टू cos π/2n, ठीक है, या फिर इस तरह से इन जनरल हम लिख लेते हैं दैट इज cos ω0n अगर हमारे पास इनपुट है तो cos ω0n इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, आउटपुट yn क्या लिखा था आपने कि जो भी हमारे पास सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड है पहले उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, h ऑफ e⁻j⍵0, ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू इस इनपुट फ्रीक्वेंसी ω0 पर, ठीक है। और इसके साथ फिर क्या लिखेंगे हम, cos ऑफ, यहाँ जो हमारे पास ω0 में सिर्फ n है इस n को हम रिप्लेस करते हैं किससे, n माइनस टाउ जी ऑफ ओमेगा से, ऐसा लिखते हैं हम। ये लिखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो अब इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर इनपुट अगर हम x ऑफ n ले रहे हैं कितना, cos π/2 है, यहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट की वैल्यू है π/2। तो इसके लिए हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट yn इज इक्वल्स टू, ये जो भी हमारे पास सिग्नल है हम इसको पहले इसके एम्पलीट्यूड जो कि पहले यहाँ पर 1 गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू किस फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ पर ओमेगा नॉट कितना है, π/2, मतलब π/2 फ्रीक्वेंसी पर जो ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो यहाँ प्रोडक्ट में आएगा, इनटू हमने लिखा ये cos ओमेगा नॉट को एज इट इज लिखना है और उसके बाद n को रिप्लेस कर देना है किससे, n माइनस टाउ जी ऑफ ओमेगा, किस फ्रीक्वेंसी पर देखना है हमें, π/2 फ्रीक्वेंसी पर। तो हमने क्या लिख दिया, n माइनस टाउ जी ऑफ π/2। अब आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। देयरफॉर हमारे पास इस सिग्नल के लिए आउटपुट क्या आ गया, yn इज इक्वल्स टू, इस ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू π/2 फ्रीक्वेंसी पर गिवन है आपको 2, तो 2 इंटू कॉस ऑफ हमने लिखा π/2 टाइम्स n माइनस जो टाउ जी ऑफ π/2 है ये वैल्यू भी आपको गिवन है 2। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू कॉस ऑफ, हम इसको π/2n माइनस पाई लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि किसी भी फेजर में माइनस या प्लस पाई का शिफ्ट देने से वो चीज अपने नेगेटिव के बराबर हो जाती है। तो cos ऑफ ओमेगा नॉट n माइनस पाई को हम माइनस ऑफ cos ऑफ ओमेगा नॉट n लिख सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये yn की वैल्यू क्या आ गई, yn इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन आ जाएगा -2 cos π/2n। तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो जब आपको ग्रुप डिले बता दिया जाए तो उस केस में हमेशा आपको ये रिजल्ट यूज करना है। मैं बार बार लिख रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज याद हो जाए, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा आप ये समझ सकते हैं कि सभी लोग नहीं करेंगे, जबकि क्वेश्चन कितना सिंपल है। अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन आप उस मतलब एक थोड़े से अलग कैटेगरी में आप रहेंगे अगर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज पता थी, आपको पता था यहाँ इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर π/2 है
तो बस हमने ओमेगा नॉट की जगह पर पाई बाई 2 पुट कर दिया और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी, तो यहाँ से आपने चुन करके वैल्यू बता दी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं जो सेकंड हमारा सिग्नल, वो सेकंड हमारा सिग्नल क्या है, इनपुट में हमारे पास गिवन है दैट इज साइन ऑफ 7 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, वो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी दिखी, 7 पाई बाई 2 दिखी। ठीक है, अब 7 पाई बाई 2 हम जानते हैं डिस्क्रीट में ये जो फ्रीक्वेंसी है 7 पाई बाई 2 मतलब ये 3.5 पाई है। ये कितनी है, 3.5 पाई। और हमें पता है कि 2 पाई से ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती, मतलब हमारे पास माइनस पाई से पाई ही हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम पाई कहते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को हमें पहले डिस्क्रीट की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि किसी भी फ्रीक्वेंसी में हम 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल्स अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है हमें, 3.5 पाई। ठीक है, तो ओमेगा नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने ये 3.5 पाई में से 2 पाई अगर हमने 4 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल्स आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, माइनस पाई बाई 2, मतलब माइनस 0.5 पाई आ रही है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 फ्रीक्वेंसी है, उसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसको ऐसा लिखते हैं दैट इज एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू, ये हम अगर लिखते हैं इसको दैट इज साइन ऑफ, अगर हमने 7 पाई बाई 2 एन, ये जो हमारे पास था 7 पाई बाई 2 एन होगा। ठीक है, ये 7 पाई बाई 2 एन प्लस पाई बाई 4 है, तो इस 7 पाई बाई 2 एन को हमने क्या लिख लिया, माइनस पाई बाई 2 एन लिख लिया, और प्लस ये पाई बाई 4 गिवन था। ठीक है, ये हमारे पास क्या गिवन था, पाई बाई 4 गिवन था, तो प्लस ये आपके पास है पाई बाई 4। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 एन, हमने इस फ्रीक्वेंसी 7 पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 प्लस आपके पास क्या आ गया, ये प्लस पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखें इसमें अगर हम यहां से माइनस साइन अगर आप कॉमन कर लेते, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं दैट इज साइन ऑफ, माइनस साइन अगर आपने सिर्फ कॉमन कर लिया, पाई बाई 2 एन माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको ऐसा। और ये हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो इसको हम माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 एन माइनस पाई बाई 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं अल्टीमेटली कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो 7 पाई बाई 2 एन फ्रीक्वेंसी का कहें या फिर हम उसको पाई बाई 2 एन फ्रीक्वेंसी का कहें, पाई बाई 2 फ्रीक्वेंसी का कहें, दोनों चीजें हमारे पास सेम है। तो इसका मतलब अगर हम इस सिग्नल के लिए आउटपुट देखेंगे, हमारी पाई बाई 2 फ्रीक्वेंसी और 7 पाई बाई 2 फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो इसलिए आप कह सकते हैं अब कि इस इनपुट के लिए जो आउटपुट हमारा आएगा वाई एन, वो वाई एन कैसा आता है, जो आपने इनपुट अप्लाई किया वही चीज मल्टीप्लाई होगी पहले किससे, तो पहले जो आपके ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है किस फ्रीक्वेंसी पर, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 7 पाई बाई 2 दिखी, उसको हमने क्या कहा, पाई बाई 2 के बराबर है, या आप माइनस पाई बाई 2 भी समझेंगे अगर कि माइनस पाई बाई 2 के भी बराबर है, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड रिस्पांस एक इवन फंक्शन होता है, तो माइनस पाई बाई 2 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड रिस्पांस देखें या प्लस पाई बाई 2 पर देखें, वैल्यू सेम होगी। तो इसलिए हमने कहा कि ये चीज पहले किससे मल्टीप्लाई होगी, ई टू द पावर जे पाई बाई 2 फ्रीक्वेंसी पर जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, उससे हमारा ये टर्म मल्टीप्लाई होगा साइन। अब यहां पर और क्या करना होगा हमें, तो और हमें ये करना होगा कि जो हम 7 पाई बाई 2 इंटू जो n लिखा है, अब हमें n को रिप्लेस करना होता है किससे, टाउ जी ऑफ ओमेगा से। ओमेगा की वैल्यू फिर से हम कितनी लिखेंगे, यहाँ पर पाई बाई 2 लिखेंगे, और इसके साथ ये जो भी आपके पास अलग से लिखा हुआ था ये एज इट इज रहेगा। हम सिर्फ किसको रिप्लेस करते हैं, n को रिप्लेस करते हैं n माइनस टाउ जी ऑफ ओमेगा से। तो यहाँ पर हमने होना चाहिए था 7 पाई बाई 2 दोनों जगहों पर, लेकिन हमने देखा कि उसको हम 7 पाई बाई 2 पर देखें या पाई बाई 2 फ्रीक्वेंसी पर देखें तो हमारे पास सेम चीजें आएंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 7 पाई बाई 2 पर मैग्नीट्यूड रिस्पांस नहीं देखकर पाई बाई 2 पर ले लिया। और ग्रुप डिले की वैल्यू भी हम कहाँ पर ले सकते हैं, पाई बाई 2 फ्रीक्वेंसी पर भी ग्रुप डिले हम ले सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है, इसको अगर पुट कर दिया आपने तो आपके पास वाई एन की वैल्यू क्या आ गई, तो वाई एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास था ई टू द पावर जे पाई बाई 2 इंटू हमारे पास लिखा हुआ था साइन, यहाँ पर ये 7 पाई बाई 2 के साथ सिर्फ n था, हमने कहा कि हम n को रिप्लेस करेंगे n माइनस टाउ जी ऑफ ओमेगा से, और प्लस अलग से हमारे पास एक ये पाई बाई 4 गिवन था। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आपको 2 बताई गई है क्वेश्चन में, इंटू साइन ऑफ ये 7 पाई बाई 2
इंटू n माइनस 2, ये भी आपको 2 गिवन है, प्लस पाई बाई 4। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है देखिए, 2 साइन, इसको हम लिख सकते हैं 7 पाई बाई 2n माइनस 7 पाई और प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये अब आपको पता है कि ये फेज एंगल है, फेज एंगल में 2 पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल चाहे हम सब्ट्रैक्ट कर दे या ऐड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 7 पाई है, इस 7 पाई को क्या लिख सकते थे हम, 2 साइन, हम इसको लिख सकते थे 7 पाई बाई 2n माइनस 6 पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। 7 पाई को हमने क्या लिख लिया, माइनस 6 पाई माइनस पाई लिख लिया। अब आप ये जानते हैं कि ये 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल है 6 पाई, तो इसको हटा सकते हैं, इससे रहने या नहीं रहने से फेज एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आपने अगर हटा दिया तो आपके पास क्या चीज मिली, 2 साइन 7 पाई बाई 2 n, और ये माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4। तो ये आपके पास इस इनपुट के लिए क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो ये हमारा आउटपुट हो गया इस LTI सिस्टम के इस इनपुट के लिए। तो आज बस यही चीज मैं आपको बताने आया था आज, इसलिए थोड़ा सा लेट भी, अभी क्या है बहुत सारी चीजें भी फेवरेबल नहीं चल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हुआ। लेकिन अब ये समझिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आपको करना क्या चाहिए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनके पास जो भी वो स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, उनके स्टडी मटेरियल्स को लीजिए, देखिए उनमें से आपको क्या चीजें नहीं बन रही हैं, या कुछ अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं, अगर वो आपके साथ अपने नोट शेयर करते हैं, आप भी नोट शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए कि कुछ उसमें अगर आपको कुछ अलग चीज दिखती है जो आपको लगता है कि मैंने नहीं करवाया, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कि वो चीज भी आपके नोट्स में कहीं ना कहीं है, उसको आप रिलेट नहीं कर पाए होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये भी कोई अलग चीज नहीं है, आपको सारी चीजें आती है। तो मेन है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी आपने टाइम दिया है, ठीक है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हम ले चुके हैं, जिसमें से कि 10 डेज तो हमारा खैर ब्रेक था, फिर भी 2 मंथ्स आप समझिए कि हमने क्लासेस की, और बहुत कम ही क्लासेस ऐसी है, मतलब मैं जब भी क्लास में आऊँ तो कोशिश की है मैंने कि मैं डिलीवर करूँ आपके सामने, जितनी भी देर हम बात करते हैं, मतलब जितनी भी देर हम रहते हैं, तो कुछ ना कुछ पढ़ाई की बातें होती रहे। तो इतना आपने मेहनत की है तो उसका आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। और दूसरे सब्जेक्ट जब हम कल से शुरू करेंगे तो उसमें आपको टाइम टाइम पर ये सिग्नल्स के एप्लीकेशंस दिखते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, DTFT, जेड ट्रांसफॉर्म, या फिर आपके लैपलास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस, फूरियर सीरीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट्स होते हो बताते रहिएगा। और एक लेक्चर हम और लेंगे जैसे मैंने आपको कहा, या फिर हो सकता है कि कल ही इस सिग्नल को डबल ई के लिए कंप्लीट ही कर दे, कि कल हम पहली बार डिजिटल फिल्टर्स का जो टॉपिक आपको पढ़ना है उतना मैं आपको करवा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम अपने सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो एक बार मुझे आज ग्रुप में मैसेज भी कर दीजिएगा आप सभी लोग कि नए सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आप कौन कौन से चाहते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग मैथ्स, कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी। इन 3 में से कोई 2 आप, एनी 2 जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो 2 हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम एनालॉग का एक सब्जेक्ट लेंगे, एक सब्जेक्ट एनालॉग चलेगा हमारा, और उसके साथ पैरेलल में एक हम डिजिटल हम सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा क्या रहेगी टाइमिंग। सर ऑप्शन दे दो सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट का ऑप्शन मैंने बता दिया आपको अभी, तो क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, और पहले हमारे पास देखिए कुछ जो दूसरी बार तीसरी बार जो लोग मतलब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनका डेफिनेटली ये सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि क्या लास्ट टाइम हमसे सारे क्वेश्चंस बन गए थे नेटवर्क, कंट्रोल और मैथ्स के। अगर सब सारे क्वेश्चंस बन जाते तो यहाँ से आपके 13 मार्क्स आ गए होते, यहाँ से आपके 8 to 9 मार्क्स आ गए होते, और यहाँ से भी आपके 8 to 9 मार्क्स आ गए होते। तो 16 + 13 डायरेक्टली यहीं से कितने हो जाते हैं, आपके पास ऑलमोस्ट 30 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 30 मार्क्स तो यहीं से आ गया था। तो इसके बाद अब अगर देखेंगे तो मतलब ऐसा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई होगी। आप जैसे देखें तो ये 16 + 13 हो गए 30 मार्क्स, तो नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैं वही कोशिश करूंगा कि आपको भले नेटवर्क आता हो, लेकिन नेटवर्क को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकूं मैं आपके लिए, कि कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं रहे नेटवर्क में, क्योंकि नेटवर्क ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए। नेटवर्क के क्वेश्चंस ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपसे ना बने। कंट्रोल भी उसी कैटेगरी में आता है, नेटवर्क कंट्रोल ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, 8 में से 8 क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो वही हम कोशिश करेंगे यहाँ पर, ग्रुप में बता देंगे कौन सा स्टार्ट करना है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो चलिए फिर मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा कि एक सब्जेक्ट आपका, एक मेजर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम करते रहेंगे। तो डेफिनेटली देखिए आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे
जो कहीं ना कहीं और से आप जुड़े होंगे, ठीक है, आप कहीं ना कहीं और कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आपने पहले से कर रखी होगी, तो जो भी आप चीजें करते हैं प्रैक्टिस उसको करते रहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ टाइम देते हैं तो फिर उसका आप आउटपुट लीजिए उससे, जैसे यहाँ पर आपने क्लास की लेकिन यहाँ के क्लास के क्वेश्चंस नहीं किए, क्वेश्चंस कहीं और जो क्लास कर रहे हैं उसके कर रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। टाइम से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, ठीक है। आप मतलब ऐसा मत समझिए कि कम फीस देकर पेडवॉक आपने ज्वाइन कर लिया, तो ये ऐसा नहीं है। आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम आप यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी 3 घंटे देंगे, कहीं और भी 3 घंटे देंगे, तो 3 घंटे कितने भी टाइम मतलब जो पैसे होते हैं उससे बहुत ज्यादा कीमती। तो वो ध्यान से अपने टाइम को खर्च कीजिएगा, बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है, और प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी डाउट्स हो बताइएगा। ठीक है, फिर आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। अगर नया टॉपिक नया सब्जेक्ट शुरू करना हुआ वो भी आपको दिख जाएगा जब मैं क्लास शेड्यूल करूंगा, तो अदरवाइज हो सकता है कि कल मैं डिजिटल फिल्टर्स आपको करवा करके ये टॉपिक एंड कर दूं। ठीक है, तो उसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी आपके डिजिटल फिल्टर वाले टॉपिक्स का कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कंट्रोल में भी आपने अगर देखा होगा आजकल जो कंट्रोल सिस्टम चल रहा है यूनिवर्सिटी लेवल में, वहां पर कंट्रोल सिस्टम में भी जेड ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन है, डिजिटल फिल्टर के टाइप के जो रियलाइजेशन वाली चीजें हैं वहां पर भी पूछी जा रही है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे तो कोई हार्मफुल नहीं हो। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।